नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में 20 मिनट का, करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस 31वें चरण में, 31वें एपिसोड में मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक अनोखा पहलू जो है, बहुत हटके जो पहलू है, उसके बारे में बोलने जा रहा हूं। और वो पहलू है समकालीन इतिहासकार के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया है उसके बारे में। पूना में जो डेक्कन सभा है, उन्होंने इस एपिसोड में मैं उस पुस्तक के बारे में बोलने जा रहा हूं, उस ग्रंथ के बारे में बोलने जा रहा हूं जो कि बहुत ही, जिसकी कड़ी आलोचना की गई और बहुत लोगों ने उसको सर पर उठा लिया। ऐसे ग्रंथ के बारे में मैं बोलने वाला हूं। सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। पुणे की जो डेक्कन सभा है, उन्होंने न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, इनके 101 बरस की जन्मतिथि के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भाष्य करने के लिए निमंत्रित किया था। शुरू में वो राजी नहीं थे, आखिर में राजी हो गए और 18 जनवरी 1943 को उन्होंने पुणे शहर में ये व्याख्यान दिया और उसी वर्ष ये व्याख्यान पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रकाशित भी हो गया। इस महान ग्रंथ में रानडे, गांधी तथा जीना, ये उस ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ में डॉक्टर अम्बेडकर जी कार्लाइल और अन्य कई जो विवेकशील विचारवंत है, उन्होंने ग्रेट मैन किसको कहना चाहिए, थोर पुरुष किसको कहना चाहिए, इसके बारे में जो बताया है उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति को ग्रेट पर्सन, ग्रेट मैन कहने के लिए उनके पास ईमानदारी और बुद्धिमत्ता होना ये तो अनिवार्य है, लेकिन ये दोनों ही कसौटियां, ये दोनों मानदंड काफी नहीं है। किसी व्यक्ति को थोर पुरुष कहलाने के लिए एक और भी गुण चाहिए, और वो ये है कि उस व्यक्ति को चाहिए कि समाज हित की दृष्टि से उसको प्रेरित होना चाहिए और जीवन भर वो समाज शुद्धि के लिए कार्यरत व्यक्ति होनी चाहिए। और इसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि इस संज्ञा को पात्र जो कहलाया जा सकता है वो व्यक्ति है न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। डॉक्टर अम्बेडकर जी अपनी किताब में, अपने ग्रंथ में कहते हैं, और मैं उनके शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं, कि रानडे जी की जो उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता थी उसके बारे में तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। वो केवल एक वकील और
हाई कोर्ट के जज ही नहीं थे, वो एक ऊंचे स्तर वाले अर्थशास्त्री थे, एक उच्चतम स्तर वाले इतिहासकार थे, उच्चतम स्तर के शिक्षाविद थे और एक महान दृष्टा थे। वे राजनीतिक नेता नहीं थे। रानड़े जी की समझ की व्यापकता, उनके बुद्धि की गहराई और दूरदृष्टि, ये सारे गुण रखने वाला दूसरा व्यक्ति हमारे देश के इतिहास में पाना बहुत मुश्किल है। रानड़े जी की पहचान एक इतिहासकार, एक अर्थशास्त्री, एक शिक्षाविद ऐसे होने के बजाय ज्यादातर उनको जाना जाता है एक समाज सुधारक के रूप में। उनका पूरा जीवन, आजीवन उन्होंने समाज को सुधारने की मुहिम चलाई थी। उनके समाज सुधारक की इस भूमिका पर उन्हें थोर पुरुष कहलाया जा सकता है। सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक दो बातें होती है, एक तो दूरदर्शिता और दूसरा है साहस। ये दोनों बातें रानड़े जी के पास थी। उन्होंने समाज सुधार के लिए, उसे उत्तेजन देने के लिए कुछ भी करना बाकी नहीं छोड़ा। उसके लिए उन्होंने मीटिंग्स, शिष्टमंडल यानी कि डेलीगेशंस, व्याख्यान, प्रवचन, लेख, इंटरव्यूज, पत्राचार, ये सब कुछ वो एक बहुत उत्साह के साथ करते रहे। उन्होंने कई वर्तमान पत्र भी निकाले, लेकिन वो उसमें खुश नहीं थे। समाज सुधार का प्रसार करने के लिए कुछ तो भी स्थायी रूप की एक संस्था चाहिए, ये उन्होंने सोचा और इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर सोशल कॉन्फ्रेंस, इस संगठन का निर्माण किया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सहायक के रूप में उभर आ रही थी। इस संस्था में, इस प्लेटफॉर्म पर, सोशल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर बरसों से सामाजिक जो क्लेश है उनके बारे में चर्चा हो गई और उनमें से रास्ता निकालने के लिए भरसक प्रयास भी हो गए। यह संस्था के जब अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन जब होते थे तो जरूर उसमें रानड़े जी उपस्थित रहते। जैसे समझिए कि उनके लिए सोशल कॉन्फ्रेंस का वार्षिक अधिवेशन ये एक तीर्थ स्थान था। इस भूमिका से वो वहां जाते थे। समाज सुधारणा को उत्तेजन देने के काम में रानड़े जी ने बहुत बड़ा धैर्य दिखाया, बहुत महान साहस दिखाया। समाज सुधारक एक तरफ और राजनीतिक देशभक्त दूसरी तरफ, ये दोनों में एक महत्वपूर्ण फर्क होता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जब समाज सुधारक समाज को आह्वान देता है, चुनौती देता है, तो कोई भी हुतात्मा करके उसका जय जयकार नहीं करता है, उसे धिक्कारा जाता है, उसे टाला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई राजनीतिक नेता, राजनीतिक देशभक्त सरकार को आह्वान देता है तो उसके पीछे पूरा समाज खड़ा हो जाता है, उसकी प्रशंसा हो जाती है। एक रक्षणकर्ता के रूप में उसे बहुत प्रशंसा मिल जाती है, एक रक्षणकर्ता के रूप में उसे देखा जाता है। कौन, डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं, किसके पास धैर्यशीलता अधिक प्रमाण में है, अधिक मात्रा में है? समाज सुधारक जो अकेला लड़ता है या राजनीतिक देशभक्त जो समाज के सपोर्ट के, समाज के सपोर्ट के सुरक्षा कवच के सिवा कुछ काम नहीं कर सकता? तो धैर्य किसके पास ज्यादा है, ये सवाल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उपस्थित करते हैं।
किसके पास धैर्य अधिक होता है? समाज सुधारक जो अकेला लड़ता है, या राजनीतिक देशभक्त जो समाज के सपोर्ट के सुरक्षा कवच में रहकर ही लड़ सकता है? इसमें से कौन ज्यादा धैर्यशीलता दिखाता है? रानड़े जी ने समाज सुधारना का व्रत हाथ में लेने में कमाल की धैर्यशीलता का प्रदर्शन किया, क्योंकि जिस काल में वो रहते थे उस काल में सामाजिक और धार्मिक परंपरा कितनी भी चाहे बुरी हो या अनैतिक हो, फिर भी उनको पवित्रता प्रदान की गई थी। उनके दैवी और नैतिक आधार के बारे में आलोचना करना केवल द्वेष मूलक ही नहीं, तो ईश्वर निंदक और पावित्र्य भंग करने वाला माना जाता था। इस बात को मद्देनजर रखना आवश्यक है। सामाजिक सुधार और राजकीय सुधार, इसमें अग्रक्रम किसको देना चाहिए? लोकमान्य तिलक के साथ बहुत सारे नेताओं का आग्रह था कि राजकीय सुधार को प्राधान्य, उसको अग्रक्रम मिलना चाहिए। रानड़े जी ने राजकीय सुधार का पुरस्कार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इस वाद में, इस मतभेद में जो रवैया अपनाया, उनके कार्य की जो योजना थी वो बिल्कुल सही थी और बुनियादी रूप की थी। रानड़े जी का कहना था कि व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को जो समझ सके, ऐसे हक हिंदू समाज में नहीं है। वहां फायदे हैं और अक्षमता है। विशेष अधिकार बहुत इन्हीं गिने चुने हुए लोगों के लिए, और विकलांगता एक बहुत बड़े जनसंख्या के ऊपर। ये रचना थी। रानड़े जी ने हक निर्माण करने के लिए संघर्ष किया। उन्हें हिंदू समाज की जो सत्सत्विवेक बुद्धि है, उसे उन्हें जागरूक करना, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी, जो कि मरणासन्न हो गई थी और विकृत बन गई थी। रानड़े जी ने सच्चा सामाजिक लोकतंत्र निर्माण करने का ध्येय अपने सामने रखा था, क्योंकि उसके बगैर पक्का और स्थिर राजनीति हो नहीं सकती। उसके सिवा पक्की और स्थिर रूप से राजनीति का निर्माण होना अशक्य प्राय है। दृष्टिकोण दो परस्पर विरोधी मुद्दे थे दृष्टिकोण में, राजनीतिक स्वतंत्रता या नैतिक चारित्र्य। रानड़े जी का दृष्टिकोण ऐसा था कि नैतिक ताकत जो है वो राजनीतिक स्वातंत्र्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रानड़े जी केवल विद्वान जानकार ही नहीं थे, तो वे तर्कशुद्ध भी थे। स्पष्ट रूप से और बेमिसाल शब्दों में उन्होंने उन्हें विरोध करने वालों को बताया। और यहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रानड़े जी को उद्धृत करते हैं, और वो क्या उद्धृत करते हैं वो मैं उद्धृत आपके लिए कर रहा हूं। एंड आई कोट, आपको दोनों तरफ से उदार मतवादी रहना चाहिए। राजनीति में उदार मतवाद और धर्म के मामले में परंपरावाद ये नहीं होना चाहिए। मन और बुद्धि एक साथ चलनी चाहिए। तुम्हें अपनी विद्वत्ता बड़ी करना, प्रज्ञा को समृद्ध करना और अपने राजनीतिक हकों का जो परिघ है उसको विस्तारित करना और हक प्राप्त करना, ये एक तरफ
लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे मन बंदिस्त और संकुचित रखना, ऐसे आप कर नहीं सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, अनुभव आपको यही बोलता है, यही बताता है कि रानड़े जी के जो शब्द थे वो सही निकले, जैसे भविष्यवाणी के जैसे उन्होंने ये कहा था। जो ये नाकारते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि आज हम राजनीति में कहां है और वहीं पर क्यों है। रानड़े जी का ध्येय, अगर नई परंपरा निर्माण करना मुमकिन नहीं है तो कम से कम पुरानी परंपरा जो है उसको स्वच्छ करना, उसको शुद्ध करना, ये था। हिंदू समाज की नैतिक ताकत बढ़ाने पर उन्होंने बल दिया। अगर वो जो कहते थे उसे हमने अपनाया होता और उनका रास्ता स्वीकार कर लिया होता तो ये जो परंपराएं हैं उसमें जो कठोरता है, उसमें जो संकुचितता है, कम से कम वो चला गया होता, कम से कम वो कम हुआ होता। रानड़े जी ने जो मार्ग दिखाया था उसका अगर अनुकरण करते तो परस्पर विश्वास का मार्ग वो खुला हो जाता था। लेकिन राजनीति वाले जो लोग थे उन्होंने राजनीतिक सत्ता का अतीव ध्यास उनमें था, जिसने उन्हें पूरी तरह से दृष्टिहीन बना दिया और दूसरे किसी बात में कुछ भी गुण देखने के लिए उनका नाकार आ गया। सामाजिक सुधार, समाज सुधार को उस समय नाकारा गया, इसलिए आज राजनीतिक संरक्षण की गारंटी देनी पड़ती है। ये बात हमें क्या सूचित करती है? समाज सुधारकों के सामने जो समस्याएं खड़ी थी उसमें 5 समस्या विशेष रूप से नोट की गई थी। पहले तो बाल विवाह, दूसरा विधवा पुनर्विवाह, तीसरा परदेश गमन के लिए स्वतंत्रता, चौथा महिलाओं के लिए वारसा हक और पांचवा महिला के लिए शिक्षण, स्त्री शिक्षण। ये सारे काम में रानड़े जी ने बहुत बड़ा यश संपादित किया। उनका यश चाहे परिपूर्ण भी न हो, लेकिन आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि उनके रास्ते में इतनी कठिनाइयां थी कि उन्होंने जो हासिल किया वो महान ही कहलाया जा सकता है। सामाजिक सुधार का अपयश जो है वो बिल्कुल ही स्वाभाविक था, क्योंकि सामाजिक सुधारणा का लक्ष्य बहुत ही बड़ा था। उसके दूसरी तरफ राजनीतिक सत्ता का आवाहन बहुत ही मोहक था, मोह में डालने वाला था। इसलिए नतीजा ये निकला कि समाज सुधार को जो अनुयायी मिलते रहे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए और बड़े जत्थे में लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ निकल गए। राजनीतिक नेताओं ने समाज के सुधारकों पर ये विजय हासिल किया। उनका वो विजय गर्व करने जैसा था, ऐसा आज कोई भी कह नहीं सकता है। रानड़े जी की तुलना और लोगों से कैसी हो सकती है? महात्मा फुले और जस्टिस रानड़े दोनों भी समकालीन थे और दोनों भी सच्चे समाज सुधारक थे। आजकल के जो राजनीतिक नेता हैं, कौन है जिनकी रानड़े जी के साथ तुलना की जा सकती है? और इसीलिए रानड़े जी अपने जमाने में श्रेष्ठ राजनीतिक नेता थे, इसलिए उनकी तुलना आज के जो सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक नेता है उनसे करना जरूरी है। हमारे देश के क्षितिज पर 2 बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े हैं वो, उनका नामोल्लेख किए बगैर उनको आसानी से पहचाना जा सकता है।
एक है गांधी और दूसरे है जीना। इनके हाथों में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, एक हिंदुओं का नेतृत्व कर रहा है, दूसरा मुसलमानों का। ये दोनों भी आज के जमाने के आदर्श है, आज के जमाने के नायक है। मैं उनकी रानडे जी से तुलना करना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो मन को छूती है वो है प्रचंड अहम भाव, जिसके बारे में ये दोनों नेताओं की किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। उनके लिए व्यक्तिगत उन्नति सब कुछ है और देश के लिए जो भावना है वो बस एक कोने में है। उन्होंने भारत के राजनीति को व्यक्तिगत झगड़े का, व्यक्तिगत द्वंद्व का रूप दे दिया है। जब उनकी आलोचना हो जाती है तो बहुत व्यथित हो जाते हैं, लेकिन चाटुकारों से जब उनकी प्रशंसा होती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों ने भी व्यासपीठीय कौशल जो है वो उत्कृष्ट तरह से हासिल किया है और वो ऐसे सब आयोजन करते हैं कि जहां भी वो जाते हैं प्रसिद्धि का जो फोकस है वो उनके ऊपर ही रहना चाहिए। अपने आप में हम सर्वश्रेष्ठ है ऐसा दावा अगर वो करते तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, लेकिन दोनों भी अपने आप के लिए अप्रमादशीलता का दावा भी करते हैं। ये बड़ी अजीब चीज है। ये दोनों नेताओं ने प्रदर्शित किया हुआ जो अमर्याद प्रभाव है, उसकी वजह से उनके जो अनुयायी है उनका मनोबल कम हो गया है और राजनीति का भी महत्व कम हुआ है। इनका प्रभाव इतना है कि अपने प्रभाव से इन्होंने अपने आधे अनुयायियों को मूर्ख बनाया है और जो बाकी आधे हैं उन अनुयायियों को दांभिक बनाया है। उनकी सर्वश्रेष्ठता प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने उद्योगपति और धनिकों का सहारा लिया है। हमारे देश में पहली बार धनशक्ति एक संगठित शक्ति के रूप में सामने आ गई है। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे कहते हैं, राजनीति ये ऐसी मल निस्सारण पद्धति बन गई है जो असहनीय रूप से गंदी है और अशुद्ध भी। राजनीति में काम करने के लिए जाना ये कोई नाले में उतरने जैसा हो गया है। ये दोनों से अगर तुलना करें तो रानडे कैसे लगते हैं? रानडे जी के पास अहमगंड का बिंदु तक नहीं था। उनकी बौद्धिक उत्तुंगता इतनी थी कि बड़े अहंकार के लिए नहीं तो उन्माद के लिए भी वो न्याय कहलाई जा सकती थी, किंतु वे अत्यंत विनयशील रहे। मूर्खों की प्रशंसा से आनंद लेना ये रानडे जी ने हरदम नाकारा और जो बराबरी के थे उनके साथ रह के वैचारिक आदान प्रदान करने के लिए वो कभी भी हिचकिचाहट उन्हें महसूस नहीं हो गई। वो अपने अंदर की आवाज का सहारा लेके कोई गूढ़ दावा नहीं करते थे। उनकी अपनी राय ये तर्क पर और अनुभूति के प्रकाश में उसकी समीक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वो विवेकवादी थे। उनका जो बड़प्पन था वो स्वाभाविक था। रानडे जी ये तत्वतः एक समाज सुधारक थे। कोई राजनीतिक व्यक्ति व्यवहार करता है उस अर्थ से वे राजनीतिक नेता नहीं थे, लेकिन भारत देश के राजनीतिक प्रगति में उनका सहभाग जो था, योगदान जो था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं,
और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं कि मेरे विरोधक जरूर कहेंगे जब गांधी और जीना का मामला उभर आता है तो मैं विभूति पूजा का निषेध करता हूं, लेकिन जब रानड़े जी का विषय आता है तो मैं उनका विभूति पूजन करने के लिए तैयार रहता हूं। ये कैसा मुमकिन है? ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी आगे कहते हैं, हमारे देश में विभूति पूजा खत्म नहीं हुई है। वो तो यही कहते हैं कि यहाँ धर्म में विभूति पूजन है और राजनीति में भी विभूति पूजन है। हीरो और हीरो वर्शिप ये हमारे देश के राजनीतिक जीवन की दुर्दैवी वास्तवता है। रानड़े जी को कभी भी ईश्वर के जैसा दर्जा नहीं प्राप्त हो गया जैसे आज वो भारत के इन दो थोर पुरुषों के नसीब में लिखा गया है। वो कैसे हासिल होगा उनको? उन्होंने कोई चमत्कार तो नहीं दिखाया। वो प्रकांड पंडित जरूर थे, लेकिन उसका प्रदर्शन कभी भी उन्होंने नहीं किया। लोगों के राष्ट्रीय भावनाओं से खेलकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना, ये रानड़े जी ने हमेशा नाकारा। अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, कांग्रेस के प्रेस ने मुझ पर कितने भी मुझे कितना भी जलील किया हो, कितने भी गलिच्छ शब्दों में मेरी आलोचना की हो, मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। मैं मूर्ति पूजक नहीं, मैं मूर्ति भंजन पर विश्वास करता हूं। मैं श्रीयुत गांधी और श्रीयुत जीना इनका द्वेष नहीं करता हूं। वास्तविकता यह है कि दोनों भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मैं श्रीयुत गांधी और श्रीयुत जीना इनका द्वेष करता हूँगा, अगर मैं इन दोनों का द्वेष कर रहा होगा तो इसलिए, केवल इसलिए कि मैं मेरे देश पर अधिक प्रेम करता हूं। ये एक देशभक्त की कैफियत है। देश ये व्यक्ति से बड़ा होता है। ये बात मेरे देश बांधवों के पल्ले कभी तो भी पड़ेगी, ये मेरी आशा है। उनके समझ में ये भी आना चाहिए कि श्रीयुत गांधी और श्रीयुत जीना इनका पूजन और भारत देश की सेवा, ये दोनों बिल्कुल भिन्न और कई बार एक दूसरे को छेद देने वाली बातें हो सकती है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने ग्रंथ को विराम दिया है, अपने ग्रंथ की प्रस्तावना को विराम दिया है। तो चलिए मित्रों, हमारा ये सत्र भी यहीं पर मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये भीम भाष्य, ये पॉडकास्ट सीरीज, ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।